हेलो बच्चों। तो आप सब कैसे हैं? बढ़िया। हम आज स्टार्ट करेंगे अपना थर्ड चैप्टर, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। हमने अपने लास्ट लेक्चर में अपना अकाउंटिंग टर्म्स का चैप्टर खत्म किया। आई होप आप सब ने वो बढ़िया से पढ़ा होगा और रिवाइज किया होगा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, हमारा आज का चैप्टर है चैप्टर थर्ड, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है अपना, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। ये एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बेसिस पे हम जो अभी अकाउंट्स के रूल्स हैं, हम अकाउंटिंग कैसे करने वाले हैं, वो सारी चीजें हम अभी सीखेंगे। ठीक है, तो अभी देखो, प्रिंसिपल्स से आपको क्या समझ में आ रहा है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो वर्ड है उससे आपको क्या समझ में आता है? जैसे आप सबने साइंस पढ़ी होगी क्लास 10th के अंदर, या उससे पहले भी। उसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि बाय नेचर और वो यूनिवर्सल होते हैं। ठीक है, जैसे ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब हम कोई भी चीज ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे गिरेगी। ठीक है, उसे किसी ने ऑब्जर्व किया, फिर उसके बारे में लिखा, और वो आज हम सब पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम किसी चीज को पुल करके छोड़ेंगे तो वो फिर आगे जाएगी। हम किसी चीज पे जितना प्रेशर लगाएंगे वो अपोजिट प्रेशर हमारे ऊपर लगाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें साइंस की जो बाय नेचर डिफाइंड है, इन चीजों को हमने धीरे धीरे ऑब्जर्व किया और हमने इन्हें एक जगह लिखा, जो आज हमारे साइंस के प्रिंसिपल हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अकाउंट्स किसी प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। अकाउंट्स जो है ये भी कुछ सेट ऑफ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। जैसा कि आप अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल के चैप्टर में देख पा रहे होंगे, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग जो फर्स्ट टॉपिक होगा। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग मींस व्हाट? जो हमारा अकाउंटिंग का बेस है ये यूनिवर्सल नहीं है, ये बाय नेचर डिफाइंड नहीं है, नेचर इसे डिफाइन नहीं करती। ठीक है, ये कुछ थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। इसीलिए आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं अपना अकाउंट्स के प्रिंसिपल्स की, वो किस थ्योरी पे बेस्ड हैं, वो हमें कैसे फॉलो करनी है, और वो कौन कौन सी थ्योरी है। ठीक है, तो लिखना स्टार्ट करते हैं। हमारा थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। इस थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग किन थ्योरी पे बेस्ड है? ठीक है, तो लिखो, इट कंसिस्ट्स ऑफ प्रिंसिपल्स guidelines conventions rules
experiences and standards issued by Institute of Chartered Accountant of इंडिया, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं ICAI। किस लिए ये सारी चीजें हैं? फॉर व्हाट पर्पस? टू ब्रिंग uniformity and consistency to the process of अकाउंटिंग। तो अभी देखो, जो हमारी अकाउंटिंग जो बेस्ड है कुछ थ्योरीज पे, ठीक है, वो थ्योरी क्या है? कुछ प्रिंसिपल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, कन्वेंशंस हैं, रूल्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, और स्टैंडर्ड्स इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल्स क्या हैं, गाइडलाइंस क्या है, कन्वेंशंस क्या है, रूल्स एंड एक्सपीरियंस। प्रिंसिपल देखो, प्रिंसिपल क्या होता है? कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है, सेट ऑफ रूल्स जो कि एक्सपीरियंस विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब हम कोई भी चीज करते हैं या कोई काम करते हैं तो हमें पता लगता है कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आप बचपन में साइकिल चलाते थे, तो या आप अब बाइक चलाते हो या साइकिल चलाते थे बचपन में। जब आप साइकिल चलाते थे, आपने जब स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम साइकिल को हाथ में पकड़ा तो आपको पता नहीं था कि वो चलेगी कैसे। आप जैसे ही एक पैडल मारते थे और आप थोड़ी दूर जाते थे फिर गिर जाते थे। तो आपके किसी बड़े ने या फिर आपने अपने खुद के एक्सपीरियंस से ये ऑब्जर्व किया कि मैं कैसे गिरता हूँ इसमें से, और आपने उसे सीखा कि मुझे ऐसे नहीं, इस साइकिल को ऐसे चलाना चाहिए, या फिर किसी बड़े से गाइडेंस लिया कि आप साइकिल को ऐसे पकड़िए, ऐसे चलाइए, तो आपको वो चीज आ गई, ठीक है। तो आपने कुछ अपने एक्सपीरियंस से सीखा, कुछ बड़ों से गाइडेंस लिया। ऐसे ही हमारी अकाउंटिंग जो है, हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे पुराने एरा में क्या होता था, जो अपना ओल्ड टाइम था, पुराना टाइम, उसमें हम अपनी बुक मेंटेन करते थे, हम बही खाता रखते थे, मुंशी होते थे, आज भी मुंशी होते हैं, बट वो बहुत मतलब जो छोटा बिजनेस, छोटे लेवल का बिजनेस होता है उसमें मुंशी होते हैं। तो हमने जो चीजें ओवर द टाइम सीखी वो सारी चीजें हम रिकॉर्ड करते आए, और उन्हीं सब चीजों से कुछ प्रिंसिपल्स निकले, गाइडलाइंस निकली, और हमारे एक्सपीरियंसेस आए जिसे हमने एक जगह नोट किया और ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बने, ठीक है। तो आप ये नोट कर लो, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। फिर मैं आपको प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब समझाता हूँ और लिखते हैं। हाँ तो बच्चों मैंने आपके लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल का जो मतलब है, मीनिंग है, वो इस पे अभी लिख दिया है, फॉर सेविंग योर टाइम। आप इसे धीरे धीरे नोट करना, मैं
एक बार रीड कर देता हूँ फिर समझाता हूँ। प्रिंसिपल्स आर सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस। जो प्रिंसिपल्स हैं वो सेट ऑफ रूल्स हैं या फिर गाइडलाइंस हैं। अब देखो, रूल्स और गाइडलाइंस, जैसे गाइडलाइन आपको, आप अगर ड्राइविंग करते हैं तो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन है कि अगर आप ड्राइव कर रहे हैं रोड पे और रेड लाइट हो गई है तो आपको अपनी गाड़ी रोकनी चाहिए और जब वो ग्रीन होगी तभी आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो वो एक गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन है। ठीक है, तो ऐसे ही प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस जिसे हमें फॉलो करना है। अब ये गाइडलाइंस कौन बनाता है? गाइडलाइंस बनाने के लिए, जैसे ट्रैफिक के लिए ट्रैफिक पुलिस है, उनका अलग एक डिपार्टमेंट है। ठीक है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट। ऐसे ही अपनी अकाउंटिंग्स जो हम अपनी अकाउंटिंग करते हैं उसकी गाइडलाइंस बनाने के लिए अपना ICAI है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स आर सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस विच आर यूज्ड बाय अकाउंटेंट्स, जो कि अकाउंटेंट्स यूज करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर प्रिपेयरिंग द अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स हमने समझा था क्या है, उसके अंदर आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये चीजें आती हैं। दीज रूल्स आर कॉल्ड जनरली accepted accounting principles और we called it GAAP, GAAP, GAAP। तो हम इन प्रिंसिपल्स को अपनी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनाने के लिए यूज करते हैं, फॉलो करते हैं, और हम इन्हें कलेक्टिवली क्या बुलाते हैं? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। मीन्स जनरली एक्सेप्टेड मीन्स व्हाट, कि इसे सभी जो भी कंपनियां, जो भी बिजनेसमैन या फिर उनके जो अकाउंटेंट्स हैं वो इन्हें एक्सेप्ट करते हैं और इसे फॉलो करके अपने बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो इसका नाम ये पड़ा जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गैप, शॉर्ट फॉर्म में इसे गैप बोलते हैं। ठीक है, अब ये रूल्स क्या है? गाइडलाइंस तो मैंने आपको बताया कि गाइडलाइंस कोई बॉडी निकालती है, कोई बॉडी, जैसे ICAI इज अ बॉडी। ठीक है, प्रोफेशनल बॉडी जो गाइडलाइंस निकालती है फॉर प्रिपेयरिंग द अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, रूल्स क्या हैं? रूल्स आर डेवलप्ड ओवर अ कोर्स ऑफ पीरियड। रूल्स मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब हम किसी चीज को प्रैक्टिकली करते हैं, उसमें कुछ डिफिकल्टी आती है और हम उसे रिजॉल्व कर लेते हैं, तब हम उसे या तो अपने माइंड में रिकॉर्ड करते हैं कि जब हम इस चीज को आगे ऐसा करेंगे तो हम ये चीजें फॉलो करेंगे, वो चीज रूल्स होती हैं। ठीक है, ओवर अ कोर्स ऑफ पीरियड फ्रॉम यूसेज, रीजन और कॉमन एक्सपीरियंसेस। ठीक है, हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट्स, प्रेसिडेंट्स का मतलब क्या होता है? प्रीवियस एग्जाम्पल। लाइक आप कभी अपने स्कूल गए होंगे। ठीक है, जब आप स्कूल जाते हैं और आप अपनी कॉपी जिसमें आप होमवर्क करके ले गए, आप वो भूल गए, तो आपको पता है एक बार जब फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होता है कि आप, टीचर ने आपके साथ क्या किया, आपको मुर्गा बनाया या फिर आपकी पिटाई की, तो नेक्स्ट टाइम जब आप घर से निकलते हैं तो आपको याद रहता है कि अगर मैं नोटबुक नहीं ले गया तो स्कूल में फिर से क्या होने वाला है। तो ये एक छोटा एग्जाम्पल है प्रेसिडेंट्स का, हम आगे और समझेंगे इसे। तो हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट्स की पास्ट में क्या हुआ है और हमें क्या चीजें नहीं करनी चाहिए और अगर करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए। ठीक है, हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट्स। और स्टेटमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल, स्टेटमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल, लाइक आप अपनी बुक्स में देखोगे कि उसके अंदर ऑथर का नाम लिखा होता है डेफिनेशन के नीचे, तो वो उनके स्टेटमेंट होते हैं जो हम बुक के अंदर लिखते हैं। जैसे वो किसी चीज को समराइज करके बोलते हैं, तो वो सारी चीजें स्टेटमेंट्स कहलाती हैं। ठीक है, या फिर प्रोफेशनल बॉडीज एंड रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज। प्रोफेशनल बॉडीज मैंने जैसा आपको बताया कि ICAI, और भी अकाउंटिंग प्रोफेशनल बॉडीज हैं जो ICAI से लिंक्ड हैं,
वो भी सारे अपने सजेशन देती हैं और उनके बेसिस पे गाइडलाइन बनती है, ठीक है। एंड रेगुलेशंस ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज। अब गवर्नमेंट एजेंसीज का भी इसके अंदर अपना एक रोल है। लाइक हमने फाइनेंशियल ईयर पढ़ा था जिसमें हम अपना अकाउंटिंग पीरियड जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च का फॉलो करते हैं। तो हमारा इनकम टैक्स एक्ट, जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है, वो जो अपना काम करती है उसका काम करने का टाइम पीरियड 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक है। तो आप समझ रहे हो कि उनका इंटरवेंशन इसमें कैसे, क्योंकि वो उस टाइम पीरियड के बिटवीन में काम करते हैं। मतलब उनका ब्लॉक जो है काम करने का या किसी चीज को असेस करने का, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च का है। उसी के बेसिस पे अपना फाइनेंशियल ईयर जो है वो डिसाइड हुआ है, ठीक है। तो इन सभी चीजों से मिलके हमारे प्रिंसिपल्स बनते हैं। ओके, तो अभी हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं। ये आप नोट कर लो एक बार। हाँ तो बच्चों, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो है नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो जो हमने अभी समझा कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है, इसके इसका कुछ नेचर है या फिर आप उसे बोल सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर है, ठीक है। एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट जो इसका नेचर है, यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स। जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है। ये इसका फर्स्ट नेचर है, जैसा कि हमने अभी समझा। सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये सेट ऑफ रूल्स है। ये सेट ऑफ रूल बनाए किस लिए गए? टू ब्रिंग द यूनिफॉर्मिटी एंड इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जब हम किसी सेट ऑफ रूल्स के बेसिस पे काम करते हैं, ठीक है। जैसे आप कभी लैब में गए होंगे, आपने माइक्रोस्कोप के अंदर कुछ रख के देखा होगा, तो आपके टीचर ने आपको गाइड किया होगा, बच्चों हमें कोई चीज इस पैटर्न में करनी है। तो सबके अगर सभी ने वो पैटर्न अकॉर्डिंगली फॉलो किए होंगे तो सबके रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम आए होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही ये सेट ऑफ रूल्स हैं और गाइडलाइंस हैं, किस लिए बनाए गए हैं? टू इंश्योर द यूनिफॉर्मिटी, कि जितने भी एंटिटीज हैं, जितनी भी कंपनियां हैं, जब वो अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनाएं तो उनमें एक यूनिफॉर्मिटी हो। कोई अगर एक्सपेंस है तो हर एंटिटी उसे एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर रही है, अगर उसका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एंटिटी उसको एक्सपेंस मान रही है, कोई नहीं मान रही है, कोई किसी चीज को असेट मानती है या वो अपने अपने हिसाब से डिफाइन करती है। तो ऐसा क्योस ना फैले, उसके लिए यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ये सेट ऑफ रूल्स हैं। नेक्स्ट है मैनमेड। ये जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल का जो सेकंड फीचर मैनमेड, ये हमारे एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे बना है, हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट्स के बेसिस पे बना है। तो दीज आर मैनमेड। लाइक जो साइंस के प्रिंसिपल होते हैं वो यूनिवर्सल और नेचुरल होते हैं, उसे किसी ने बनाया नहीं है, वो पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं, हमारे एग्जिस्टेंस से पहले वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। लाइक ग्रेविटी, वो हमेशा से थी और हमेशा रहेगी, ठीक है। तो डिराइव फ्रॉम एक्सपीरियंसेस एंड रीजन एंड दीज आर नॉट लेबोरेटरी टेस्टेड। ये कोई लेबोरेटरी टेस्टेड नहीं है, ये मैनमेड है। लाइक जैसे साइंस के प्रिंसिपल्स या उसके फॉर्मूलाज या रिएक्शंस लेबोरेटरी टेस्टेड होते हैं, ये वैसा नहीं है। दे लैक यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी लाइक प्रिंसिपल्स ऑफ
फिजिक्स, केमिस्ट्री। ओके, हमारा जो नेक्स्ट फीचर या कैरेक्टरिस्टिक है फ्लेक्सिबल। अब देखो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्योंकि मैन मेड है और हमारा जो बिजनेस है वो बहुत अलग अलग नेचर का, अलग अलग टाइप का हो सकता है। ठीक है, जैसे एक नॉर्मल कंपनी जो गुड मैन्युफैक्चर करती है, जो उसका रॉ मटेरियल और उसके फिनिश गुड्स होते हैं वो अलग है। और एक ऑयल कंपनी जो सी में से, समुद्र में से ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रही है, उसका रॉ मटेरियल, उसका फिनिश गुड्स या उसकी WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, वो अलग ही होंगी। ठीक है, तो उनके लिए कुछ अलग अकाउंटिंग होगी और हमारे लिए कुछ अलग अकाउंटिंग होगी। तो ऐसे डाइवर्स बिजनेसेस के लिए अलग अलग अकाउंटिंग रूल्स हैं। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबल है। ठीक है, नॉट रिजिड बट फ्लेक्सिबल, एज इट विल चेंज इन रेस्पॉन्स टू चेंज इन बिजनेस प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये प्रिंसिपल्स जो हैं वो चेंज हो सकते हैं इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन बिजनेस प्रैक्टिसेस। हम बिजनेस को कैसे कर रहे हैं उसके रिस्पॉन्स में ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स चेंज हो सकते हैं और वो चेंज कहीं ना कहीं रिटर्न होंगे। ठीक है, कि इस इंडस्ट्री में हमें ये चीजें फॉलो करनी है, इस इंडस्ट्री के अंदर हमें ये चीजें फॉलो करनी है। अगर उस इंडस्ट्री, उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री में वो जो नॉर्मल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं, जो स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं, अगर वो यूजर की इंफॉर्मेशन जो नीड है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे, या फिर उसे फॉलो करने से बिजनेस को कोई इशू या कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बिजनेस अकॉर्डिंगली चेंज कर सकता है वहां पे। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबल होते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज के अकॉर्डिंग भी चेंज होती है ये प्रिंसिपल्स। ठीक है, एंड नीड्स ऑफ द यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जो यूजर्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं उनके नीड के हिसाब से भी हम अपने प्रिंसिपल्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जनरली एक्सेप्टेड, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हर बिजनेस एंटिटी जो है वो फॉलो करती है, उसे एक्सेप्ट करती है और अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, तो इसलिए हम इसे जनरली एक्सेप्टेड बोलते हैं। प्रिंसिपल्स आर बेसिस एंड गाइडलाइंस फॉर अकाउंटिंग एंड आर जनरली एक्सेप्टेड। अब ये जो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये इसका भी कुछ ना कुछ बेसिस है। हम इसे क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? वाई एवरी एंटिटी वांट टू एक्सेप्ट दीज प्रिंसिपल्स। ठीक है, एक्सेप्टेंस डिपेंड ऑन हाउ इट सेटिस्फाई द बिलो 3 क्राइटेरिया। ये 3 क्राइटेरिया आप लिखो, रेलेवेंस, ऑब्जेक्टिविटी एंड फिजिबिलिटी। ठीक है, अब हम इसे एक बार डिटेल में समझते हैं, आप एक बार नोट कर लो फिर मैं इन्हें समझाता हूँ कि वाई वी आर एक्सेप्टिंग दीज प्रिंसिपल्स एज गैप और जनरली एक्सेप्टेड। तो अभी हम जो हमने 3 टर्म लिखे, रेलेवेंस, ऑब्जेक्टिविटी और फिजिबिलिटी, इसको डिटेल में समझते हैं। तो ये प्रिंसिपल्स जो हैं, वाई इट कैन बी जनरली एक्सेप्टेड, क्यों हम इसे जनरली एक्सेप्ट कर सकते हैं और क्यों किया जाना चाहिए, और अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब देखो, रेलेवेंस, जो हम प्रिंसिपल एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ हम ये प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वो क्यों करेंगे? अगर वो इंफॉर्मेशन जो है प्रोड्यूस करते हैं, जैसे हम उस प्रिंसिपल को अप्लाई करके अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाते हैं और उस अकाउंटिंग स्टेटमेंट से ऐसी इंफॉर्मेशन जनरेट होती है जो हमारे एंड यूजर के लिए जो इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है वो यूजफुल है, तो उसका हमारे लिए रेलेवेंस है, तब तो वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमारे काम की है, वरना वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमारे काम की नहीं है। ठीक है,
तो relevant if it results in the information that is useful to the users of the accounting information. सेकेंड है अपना ऑब्जेक्टिविटी. ऑब्जेक्टिविटी मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, जैसे हम कोई भी इंफॉर्मेशन अकाउंट्स के अंदर जो रिकॉर्ड करते हैं उसका एक बेस डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है. उस बेस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ही हम कोई भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं. जैसे अगर मैं सेल करता हूं तो मैं एक इनवॉइस इशू करता हूं, ठीक है. वो इनवॉइस मेरा एक बेस डॉक्यूमेंट बन जाता है और उस बेस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे मैं अपनी सेल्स रिकॉर्ड करता हूं बुक्स में कि मैंने इतने का सेल्स किया. उसका एविडेंस क्या है, उसका प्रूफ क्या है, इनवॉइस मेरा, ठीक है. मैं कुछ खरीद के ले आया, उसका एविडेंस क्या है, परचेस इनवॉइस. तो ये प्रिंसिपल्स जो हैं ये हमें गाइड करते हैं कि कोई भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो हम रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में उसके लिए एक बेस डॉक्यूमेंट होना चाहिए. तो ये ऑब्जेक्टिविटी से रिलेटेड है हमारा पॉइंट, जो फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस और जजमेंट्स ऑफ दोज हु फर्निश द इंफॉर्मेशन. ये प्रिंसिपल हमें ऐसा गाइडेंस देते हैं जिससे जो इंफॉर्मेशन हम जनरेट कर रहे हैं, जैसे अकाउंटेंट जो बुक्स बना रहा है उसकी पर्सनल बायस, मतलब वो अपने मन से ऐसा नहीं कर सकता कि कोई इंफॉर्मेशन उसको दिखानी है तो वो दिखाएगा, जो इंफॉर्मेशन नहीं दिखानी है तो उसको नहीं दिखाएगा, वो ऐसा नहीं कर सकता. तो फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस और जजमेंट्स, किसकी जजमेंट से, ऑफ दोज हु फर्निश द इंफॉर्मेशन. वो अकाउंटेंट हो सकता है, मैनेजमेंट हो सकते हैं, उनके पर्सनल बायस या उनके जजमेंट से फ्री है, ठीक है. इट ऑल्सो मीन्स वेरीफाइबिलिटी. ऑब्जेक्टिविटी का एक और मतलब है कि वो वेरीफाइबल है. वेरीफाइबल मीन्स ट्रूथफुलनेस और करेक्टनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन रिपोर्टेड कैन बी एस्टेब्लिश्ड. अब देखो, आपको कोई इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ने प्रोवाइड की कि हमने इतने का सेल्स किया, हमने इतने के परचेज किए, हमने सैलरी पेमेंट किया, तो आप उस इंफॉर्मेशन को कैसे वेरीफाई कर सकते हो. आप मैनेजमेंट से, ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है बट इसको समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप मैनेजमेंट से बोल सकते हो कि आपने सैलरी कहाँ पेमेंट की, तो मैनेजमेंट के पास उसका एक प्रूफ होगा जो वो बैंक से एम्प्लॉय के अकाउंट में सैलरी को ट्रांसफर करते होंगे, ठीक है. अब कई लोग बोलेंगे कि कैश में भी तो सैलरी मिलती है. हाँ, कैश में भी मिलती है बट वो इनकम टैक्स में एक्सपेंस अलाउड नहीं होता है, ठीक है. तो जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है अपना, जो ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस है अपना, वो कैश में सैलरी नहीं पेमेंट करते हैं, वो बैंक के थ्रू ही पेमेंट करते हैं, ठीक है. अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो कि सेल्स आपने कैसे रिकॉर्ड किया, तो मैनेजमेंट आपको सेल्स इनवॉइस प्रोड्यूस कर सकता है, आप वहां से वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है. सेम आप कोई भी एक्सपेंस, कोई भी सेल या फिर कोई भी आइटम उठा के अगर मैनेजमेंट से पूछना चाहते हो ये कहाँ से आया और कैसे आया, उसका एक बेस डॉक्यूमेंट, एक बेस एविडेंस होगा जिसके बेसिस पे वो रिकॉर्ड हुआ होगा, ठीक है. तो इसी को हम ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं, मींस वेरीफाइबिलिटी, दैट इज ट्रूथफुलनेस और करेक्टनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन रिपोर्टेड कैन बी एस्टेब्लिश्ड, ठीक है. अब फिजिबिलिटी. फिजिबिलिटी का मतलब क्या, अगर इस अकाउंटिंग प्रिंसिपल को लगाने के लिए या फिर अप्लाई करने के लिए आपको किसी प्रोफेशनल या किसी एक्सपर्ट को ही रखना पड़े, तो क्या बिजनेस, जो छोटे बिजनेसमैन हैं, क्या जो छोटे लेवल पे कारोबार कर रहे हैं, क्या वो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अप्लाई कर पाएंगे? नहीं. जो बड़े बिजनेस हैं, जो बड़े बिजनेस हाउस है, वो तो अफोर्ड कर सकते हैं कि अपने अकाउंटेंट की बदले अकाउंटेंट की जगह उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को रख लिया जो अकाउंटिंग कर रहे हैं. बट जो छोटे बिजनेसेस हैं वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि अपने अकाउंट्स को संभालने के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को वो हायर करें, ठीक है. तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं, वाई दे आर जनरली एक्सेप्टेड, कि वो फिजिबल भी होते हैं, कैन बी अप्लाइड विदाउट अनड्यू कॉम्प्लेक्सिटी और कॉस्ट. उसको अप्लाई करने के लिए इतना कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होना चाहिए कि वो अप्लाई हो ही ना पाए, ठीक है. उसे समझने में इतनी दिक्कत हो कि वो अप्लाई करना पॉसिबल ना हो, या फिर उसमें इतना कॉस्ट लग जाए
कि आप एक बार सोचे, अगर आप सोचना भी चाहे कि मैं अप्लाई कर लूं, बट उसका कॉस्ट इतना है कि अप्लाई आप ना करें। ठीक है, तो फिजिबिलिटी, अगर ये हमारे ऑब्जेक्टिव मेट हो जाते हैं ये तीनों, तो कोई भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है हमारा वो जनरली एक्सेप्ट हो जाता है, मतलब बिजनेस एंटिटी उसे जनरली एक्सेप्ट कर लेती है। ठीक है, तो अभी आप ये एक बार नोट कर लो, मैं एक बार और रीड कर देता हूं आपके लिए। रेलेवेंस, relevant if it results in the information that is useful to the users of the accounting information. Objectivity, free from personal bias or judgments of those who furnish the information. It also means verifiability, that is, truthfulness or correctness of the information reported can be established. Feasibility can be applied without undue complexity or cost. तो अभी हमने समझा अपना अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं। अब हम चैप्टर में देखते हैं कि एक्चुअली अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो थ्योरी बोल रही है वो थ्योरीज क्या है। ठीक है, तो अपनी जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। ठीक है, फर्स्ट वन इज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और assumptions और सेकेंड वन इज अकाउंटिंग कन्वेंशंस। कन्वेंशंस मींस, अभी देखो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और एजम्पशंस, जो हमारे एजम्पशंस हैं कुछ, या फिर हमने अकाउंटिंग कंसेप्ट बोलते हैं, फर्स्ट कैटेगरी वो है। और कन्वेंशंस मींस व्हाट, ट्रेडिशन, ये है आउटकम ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस फॉलोड ओवर द ईयर। तो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और असम्पशंस एंड सेकंड इज अकाउंटिंग कन्वेंशंस। कन्वेंशंस का मतलब जो हम ट्रेडिशनली फॉलो करते आ रहे हैं, जैसे हम दिवाली पे पटाखे जलाते हैं। ठीक है, तो वो एक ट्रेडिशन बना हुआ आ रहा है कि हम दिवाली के दिन पटाखे जलाएंगे, होली पे रंग गुलाल खेलेंगे। ऐसे ही अकाउंटिंग कन्वेंशंस जो आउटकम है अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस का, जो हमने फॉलो किया है ओवर द ईयर्स। ठीक है, तो अभी हम अकाउंटिंग कंसेप्ट्स या फिर अजम्पशंस को अब डिटेल में पढ़ते हैं। हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और अजम्पशंस जो हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और
अजम्पशंस जो है इसमें 11 अजम्पशंस हैं टोटल। ठीक है, टोटल 11 अजम्पशंस हमें इसके अंदर पढ़ने हैं जो अकाउंटिंग करते टाइम हमें ध्यान रखने हैं। ठीक है, उसमें कुछ अजम्पशंस ऐसे हैं जो कि फंडामेंटली अज्यूम्ड है, अगर हम उसे ना भी बोले तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि वो हमने अप्लाई किए होंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करते टाइम। ठीक है, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट जो हमारा अकाउंटिंग अजम्पशन है उससे। अब मैं उसे लिखूंगा नहीं, पहले मैं आपको समझा देता हूँ, आप खुद मेरे को बताएंगे कि वो अजम्पशन कौन सी है, फिर हम उसे आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो, हम एक नेचुरल पर्सन, ठीक है, और जो कंपनी या बिजनेस होते हैं वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें हमने लॉ के अकॉर्डिंग क्रिएट किया है। जो भी चीज जिसका भी जन्म होता है वो एक पर्सन, वो एक जीव है, आइदर वो नेचुरल पर्सन या फिर एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, तो जो कंपनी होती है उसका लॉ के द्वारा उसे एग्जिस्टेंस में लाया जाता है। ठीक है, जैसे कंपनीज एक्ट के द्वारा एग्जिस्टेंस में आती है, पार्टनरशिप एक्ट के द्वारा एग्जिस्टेंस में आती है, और सोल प्रोप्राइटर उसका कोई एक्ट जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप एक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वो एग्जिस्टेंस में आती है। ठीक है, तो अभी देखो, नेचुरल पर्सन जो हमारा होता है, जैसे मैं हूं, मैंने आपसे कोई चीज बोली कि हम कल ये पढ़ेंगे, या फिर आप जब घर से निकलते हैं बाहर तो माँ बाप को बोल के जाते हैं कि मैं 1 घंटे में खेल के आ जाऊंगा, या मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा, या फिर आप बोलते हैं कि मैं 1 साल बाद जो है यहाँ पहुँचना चाहता हूँ, मैं 1 साल बाद 11th में टॉप करना चाहता हूँ, अकाउंट्स में 98 99 मार्क्स लाना चाहता हूँ। तो इन सब के पीछे एक एक अजम्पशन है जो हम बार बार दोहराते नहीं है या किसी से बोलते नहीं। वो अजम्पशन कौन सी है, आप सोच सकते हो क्या? कैन यू थिंक अबाउट दैट अजम्पशन? देखो, जब हम बोलते हैं एक नेचुरल पर्सन, ऐसा हो ना कभी, ही कैन डाई एट एनी टाइम, ये तो आप मानते हो, नेचुरल पर्सन कैन डाई एट एनी टाइम, हमारी इस लाइफ की कोई गारंटी नहीं। बट जब हम ये बोलते हैं कि मैं 1 महीने बाद ऐसा करूंगा, या 1 साल बाद मैं अपने 11th में टॉप करूंगा, या मैं 5 साल बाद न्यूयॉर्क घूमने जाना चाहता हूँ, गोवा जाना चाहता हूँ, तो वहां पे एक जो बेसिक अजम्पशन लग रही है कि मैं 1 साल बाद जिंदा रहूंगा या 5 साल बाद जिंदा रहूंगा जाने के लिए। ठीक है, तो वैसे ही जो आर्टिफिशियल पर्सन जो कि एक कंपनी है, उसकी पहली अजम्पशन होती है कि वो लाइफ लॉन्ग, वो इनफाइनाइट टाइम पीरियड के लिए जिंदा रहेगी, वो चलती रहेगी। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट अजम्पशन है। इसे हमने पहले भी पढ़ा था कि एन एंटिटी इज अ गोइंग कंसर्न एंटिटी अनलेस अंटिल की कोई ऐसा इवेंट आ जाए जिस केस में हमें पता हो कि ये कंपनी बंद होने वाली है। लाइक नेचुरल पर्सन के साथ भी होता है कि कोई टर्मिनली इल हो गया, टर्मिनली इल मीन्स उससे कोई ऐसी बीमारी हो गई जो ठीक नहीं हो सकती। ठीक है, जो ठीक नहीं हो सकती, और डॉक्टर ने आपको रेकमेंड किया है कि मतलब ही इज मीन्स ही कैन लिव फॉर मोर देन 2 days और फॉर अराउंड 1 year। आपने सुना होगा किसी को कैंसर हो गया या फिर ऐसी कोई बीमारी हो गई तो डॉक्टर उसमें टाइम बता देते हैं आपको कि ये बंदा 2 महीने 3 महीने 1 साल 4 साल 5 साल तक ही
जिंदा रह सकता है। ठीक है, ऐसे ही आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी के साथ भी होता है। जब उसकी ऐसी कंडीशन हो जाती है, जैसे मान लो एक कंपनी की लाइफलाइन क्या होती है, उसका कैश फ्लो और उसके प्रॉफिट्स। ठीक है, उसके कैश फ्लो अगर रुक जाए या प्रॉफिट रुक जाए तो कंपनी बंद होने की कगार पे आ जाती है। ठीक है, तो जैसे नेचुरल पर्सन के केस में डॉक्टर बताता है कि ये पर्सन अब 2 महीने, 4 महीने या साल भर और सरवाइव कर सकता है, वैसे ही कंपनी के डॉक्टर कौन होते हैं, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो कि आप फ्यूचर में होने वाले हैं। ठीक है, तो आप कंपनी को बताएंगे कि हमारी कंपनी जो सपोज हमारा कैश का रिक्वायरमेंट डेली बेसिस पे 10 लाख रुपए का है। ठीक है, और हमारी कंपनी 50,000 रुपए ही जनरेट कर पा रही है। ओके, तो हम ऐसी कंडीशन को 2 महीने, 3 महीने झेल सकती है कंपनी। ठीक है, बट यू बीइंग द चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको पता है कि कुछ दिन और, 2-3 महीने और या साल भर और अगर ऐसा चला तो कंपनी की असेट्स धीरे धीरे कंपनी को बेचनी पड़ेंगी, क्योंकि उसे कैश फ्लो जनरेट करना पड़ेगा और उस कंडीशन में कंपनी सरवाइव नहीं करेगी। ठीक है, तो वो केस ऐसा हो गया जिसमें कंपनी को, जिसमें आपको पता है बीइंग द डॉक्टर ऑफ द कंपनी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आपको पता है कि वो कंपनी सरवाइव नहीं करने वाली। तो आर्टिफिशियल पर्सन के केस में भी ऐसा होता है, कंपनियों के केस में भी ऐसा होता है। आपने सुना होगा कि ये कंपनी बैंकरप्ट हो गई, ये कंपनी बंद हो गई। जैसे हमारी किंगफिशर की जो ब्रांड है, किंगफिशर एयरलाइंस, उसका क्या हुआ, वो भी सेम केस में, वो भी तो गोइंग कंसर्न एंटिटी थी, क्यों बंद हो गई, कैश क्रंच। ठीक है, और बाकी सारी चीजें थी उसमें, बट वो बंद हो गई। ठीक है, तो अभी हम अजम्पशन को लिखते हैं और अपने अकाउंट्स के एग्जांपल देखते हैं कि उस अजम्पशन के बेसिस पे हम क्या क्या जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो करते हैं। ओके, तो अभी आप ये लिख लो, मैं इसे रफ कर देता हूं। तो लिखो, फर्स्ट एजम्पशन जो है हमारा, गोइंग कंसर्न एजम्पशन। इसमें transactions are recorded on the assumption that business will continue for a long period of time in the future. That is a continuing enterprise. तो जो हमारा पहला अजम्पशन है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन, ये क्या अज्यूम करता है कि ये क्या अज्यूम करके ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है, बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। बिजनेस, जो हमारा बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म के लिए है, वो एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए नहीं है, 1 साल या 2 साल के लिए नहीं है, वो एक लॉन्ग टर्म के लिए है। और अगर हम बोले तो इनफाइनाइट मीन्स हमें
उसे क्लोज करने का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। अभी आपने देखोगे कि जो बिजनेसेस हैं वो 100 ईयर से भी ज्यादा कंटिन्यू होते आ रहे हैं। उनके जो फर्स्ट ओनर, जो फर्स्ट मैनेजमेंट जिन्होंने इनिशिएट किया था बिजनेस, दे आर नो मोर, बट बिजनेसेस कंटिन्यू हो रहे हैं, लाइक रिलायंस। ठीक है, अभी वहां पे धीरू भाई अंबानी ने उसे स्टार्ट किया था, तो ही इज नो मोर, और नाउ फिर उसे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी ने टेक ओवर किया। ठीक है, देन अभी मुकेश अंबानी इज बैकिंग ऑफ फ्रॉम द रिलायंस, लाइक उनका भी 5 साल का टेन्योर अभी वो कंटिन्यू कर रहे हैं, एंड नाउ ही इज ब्रिंगिंग हिज चिल्ड्रंस अप फ्रंट फॉर लीडिंग द रिलायंस। ठीक है, तो ऐसे जो बिजनेस है हमारा वो कंटिन्यू रहता है। ठीक है, वो कभी रुकता नहीं है, और हम एज्यूम करते हैं कि हमारा बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, तो इस अजम्पशन के बेसिस पे हम कुछ चीजें जो अकाउंट्स के अंदर होती हैं वो रिकॉर्ड करते हैं। लाइक मैंने आपको एक डेप्रिसिएशन का एग्जांपल दिया था। ठीक है, डेप्रिसिएशन का एग्जांपल जब हमने किया था, एग्जांपल डेप्रिसिएशन, तो अगर मैं कोई असेट परचेज करता हूं, ठीक है, सपोज asset purchased for ₹10 लाख, अगर हमारा ये एजम्पशन नहीं होता, गोइंग कंसर्न अजम्पशन नहीं होता, तो उस केस में हम क्या करते? उस केस में हम ऐसे सोचते कि जो मैं मशीन 10 लाख की खरीद के लाया हूं, और सपोज हम ऐसा सोचते कि ये बिजनेस मैं 1 साल के अंदर बंद कर दूंगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होता? उस केस में हम सोचते कि ये 10 लाख रुपए की जो मैं मशीन लेके आया हूँ, इससे मुझे इतना प्रोडक्शन करना है कि ये 10 लाख तो मैं रिकवर कर लूं, क्योंकि कोई भी जो बिजनेस करता है इंसान, वो कभी उसे लॉस में नहीं देखना चाहता, तो वो सोचता कि 10 लाख की तो मैं मशीन ले आया, अब इससे ज्यादा मुझे कमाना है 1 साल के अंदर अंदर। क्यों? क्योंकि वो इस 10 लाख को अपना उसी साल का खर्चा मान लेगा कि मैंने 10 लाख रुपए खर्च कर दिए 1 साल के अंदर, तो मेरे को 10 लाख से ज्यादा कमाने हैं। ठीक है, बट क्योंकि हमारा एक अजम्पशन चलता है, सपोज एक नेचुरल पर्सन वो सोचता कि उसके पास एक लैंड है 1 करोड़ की, ठीक है, और उसके पास जो उसकी लाइफ बची है वो है 1 साल की, तो वो क्या करता? इग्नोरिंग कि उसके कोई बच्चे नहीं है, इग्नोरिंग कि ही इज नॉट मैरिड, ठीक है, तो वो क्या करता उस केस में? बिकॉज कंपनी में कोई ऐसा, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी डोंट हैव हेयर्स, ठीक है, इनकी कोई आगे जनरेशन नहीं होती, या फिर इनके कोई पेरेंट या फिर इनका कोई भाई बंधु नहीं होता, तो वैसे ही अगर हम नेचुरल पर्सन को ट्रीट करें कि उसका कोई नहीं है, बस वो एक अकेला आदमी है, उसके पास 1 करोड़ की जमीन पड़ी है, तो वो उस केस में क्या करता? उसे पता है कि मैं 1 साल जीने वाला हूँ, तो उस केस में वो ये करता कि वो सोचता कि अगर मैं हर महीने 10 लाख रुपए उड़ाऊं, हर महीने मैं 10 लाख रुपए, आप 8 लाख पकड़ लो, 8 लाख उड़ाता हूँ या 7 लाख उड़ाता हूँ, तो मैं 1 साल तक आराम से राजा की जिंदगी जी सकता हूँ, और ये पैसे तब तक खत्म हो जाएंगे और मेरी लाइफ भी 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगी। ठीक है, बट क्योंकि नेचुरल पर्सन नोज कि ही कैन लिव लॉन्गर, ही कैन लिव लॉन्गर, तो वो अपनी असेट को सहेज के रखता है, अपनी प्रॉपर्टी को सहेज के रखता है, उसे अपने पास रखता है, उसे वो ऐसे ही नहीं उड़ाता। ठीक है, तो सेम केस यहाँ पे, कंपनी नोज कि इट कैन कंटिन्यू फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो अब मान लो ये असेट की जो लाइफ है वो 10 साल है,
लाइफ ऑफ असेट इज 10 ईयर। तो अभी कंपनी क्योंकि ये एज्यूम कर रही है कि इट विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो उसमें अभी इस मशीन की लाइफ जो 10 साल है, कंपनी इस एक्सपेंस को 10 साल में स्प्रेड कर देगी। ठीक है, और वो हर साल 1-1 लाख रुपए खर्चा मानेंगी। क्यों? क्योंकि वो उस मशीन को 10 साल यूज करने वाले हैं, और हर साल वो उस मशीन को इतना यूज करेंगे कि 1 लाख रुपए इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ये अजम्पशन है कि हम इस मशीन को ऐसे यूज करेंगे कि 1 लाख रुपए की मशीनरी हम कंज्यूम कर लेंगे। कंज्यूम इन द सेंस कि उसकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू गिर जाएगी। आप जैसे सेलफोन लेके आते हैं, सेलफोन के केस में तो आप सेलफोन दुकान से लेके निकले और उसकी वैल्यू डाउन होना चालू हो जाती है। ठीक है, बट जैसे जैसे आप उसको यूज करते हैं उसकी वैल्यू और कम होने लगती है। मशीन से तो मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, वो घिसेगी भी, उसका मेंटेनेंस भी करवाना पड़ेगा, उसके कुछ पार्ट्स भी चेंज करने पड़ेंगे, तो ऐसे करके उसकी वैल्यू कम हो जाएगी और वो 10 साल में यहाँ तक आते आते पूरी खत्म हो जाएगी। फिजिकली एग्जिस्ट करेगी बट वो किसी काम की नहीं रहेगी। ठीक है, तो हमने इस अजम्पशन के बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं हम। ठीक है, अब देखो, जो हमारे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बैंक जो हमें लोन देता है, लोन फ्रॉम बैंक, तो जो कंपनियां लोन लेती हैं या एक इंसान लोन लेता है, मैं नेचुरल पर्सन को आर्टिफिशियल पर्सन से इसलिए कंपेयर कर रहा हूं कि आप रिलेट कर पाए। ठीक है, एक इंसान जो लोन लेता है 1 साल का भी होता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो बैंक को कैसे पता कि ये बंदा 2 महीने के अंदर नहीं टपक जाएगा या फिर उससे ज्यादा जिएगा या नहीं जिएगा? बट बैंक अज्यूम करके लोन देता है ना कि हाँ ही विल सर्वाइव, एंड ये बैंक आपसे बोलता नहीं है कि यू विल सर्वाइव। ठीक है, बट वहां एक उसकी अजम्पशन होती है वो लोन देते टाइम। तो लोन तो 10 साल के भी होते हैं, 20 साल के भी होते हैं। ठीक है, यहाँ ऐसे ही जब बैंक कंपनी को लोन देता है तो वो भी 2 साल, 4 साल, 5 साल, लंबे लंबे टाइम के लिए लोन होते हैं, 25 साल, 30 साल। तो वो किस बेसिस पे देता है? गोइंग कंसर्न की ये कंपनी कंटिन्यू करेगी और प्रॉफिट अर्न करेगी। ठीक है, ऐसे ही हमारी और लाइबिलिटीज, बैंक हो गया, बैंक से लोन हो गया, डिबेंचर्स हो गए हमारे। डिबेंचर्स मींस जब हम पब्लिक, कॉमन पब्लिक से पैसा उठाते हैं, कंपनी एक सर्टिफिकेट इशू करती है और पब्लिक कंपनी को पैसा देती है, उसे डिबेंचर बोलते हैं। ठीक है, तो ये गोइंग कंसर्न अजम्पशन के बेसिस पे होता है। अब देखो, इसमें हम एक, हमने प्रीपेड एक्सपेंस पढ़ा था, ये अभी हमारे एग्जांपल चल रहे हैं। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस पढ़ा था हमने, तो हम इसे असेट क्यों मानते हैं? देखो, असेट की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि हमें कोई भी चीज, कोई प्रॉपर्टी या राइट जिससे हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है, तो जो खर्चे मैं पहले ही पेमेंट कर देता हूं, जैसे मैंने आपको रेंट का एग्जांपल लिया था, यहाँ 31 मार्च, और आपने जो रेंट का पेमेंट किया था यहाँ 50,000 और यहाँ 50,000, देन यहाँ 50,000, तो जो आपने इन दोनों का पेमेंट एडवांस में किया था ये प्रीपेड माना था हमने। ठीक है, आपने पेमेंट कब किया था? 31 मार्च को, तो ये इसका बेनिफिट तो आपने ले लिया।
इसका बेनिफिट आप फ्यूचर में लेंगे। रेंट पे जो आपने बिल्डिंग या कोई प्रॉपर्टी ले रखी है बिजनेस करने के लिए, तो आपने 31 मार्च को इसका पेमेंट किया, बट एडवांस में 2 महीने का और पेमेंट कर दिया, तो इसका बेनिफिट जो हम लेंगे इन फ्यूचर, जिसे हम बोल रहे हैं प्रीपेड एक्सपेंस, वो किस अजम्पशन पे बेस्ड है? प्रीपेड एक्सपेंस जो हम इसे असेट मान रहे हैं, वो इस अजम्पशन पे बेस्ड है कि हम आगे भी बिजनेस करेंगे और हम आगे जो हमने पेमेंट किया है इसका, ये हमने जो यहाँ पे पेमेंट किया है 2 महीने का, इसका बेनिफिट हम आगे फ्यूचर में चल के लेंगे। ठीक है, तो जब एंटिटी या बिजनेस आगे कंटिन्यू होगा, मतलब गोइंग कंसर्न रहेगा, तभी तो इसका बेनिफिट लेगा वो। तो इसी अजम्पशन के बेसिस पे हम प्रीपेड एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम, आप एक बार ये नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। तो आगे इसी में जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, अपना क्लासिफिकेशन ऑफ करंट असेट्स एंड लॉन्ग टर्म असेट्स। अब देखो, जो हमारा करंट असेट और लॉन्ग टर्म असेट का क्लासिफिकेशन होता है, वो भी इसी अजम्पशन के बेसिस पे होता है। क्यों? करंट असेट्स कौन सी असेट होती है? जो हम विद इन 12 मंथ्स या तो हम उसे कैश में कन्वर्ट कर लेंगे, या फिर हम उसे, वो हमारे पास नहीं रहेगी, हम उसे आगे बेच देने वाले हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म असेट्स वो असेट्स जो हम आगे फ्यूचर में लंबे टाइम के लिए यूज करने वाले हैं, और फ्यूचर जैसे ही आया वर्ड, लॉन्ग टर्म टाइम के लिए यूज करने वाले हैं, मींस कि हम जब गोइंग कंसर्न रहेंगे, हम उस टाइम पे एग्जिस्ट करेंगे तभी तो यूज करेंगे। तो ये एजम्पशन यहाँ पे लग गया। ठीक है, वरना सारी असेट्स हम एक साथ रिकॉर्ड कर लेते अगर ये एजम्पशन नहीं होती, तो कि हम 1 साल के अंदर अंदर जो भी यूज कर लेंगे या बेच देंगे उसे। ठीक है, जो हमारी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती हैं, उसमें भी सेम यही अजम्पशन लगता है। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज मींस जिसे हम विद इन 12 मंथ्स के पीरियड में सेटल कर देंगे, मींस हम पे ऑफ कर देंगे। क्रेडिटर्स, भाई तेरा पैसा हम 3 महीने में पेमेंट कर देंगे, या फिर और कोई एक्सपेंस हमने किया, कोई हमारा रेंट ड्यू है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, हम उसे 2-3 महीने में या विद इन 12 मंथ्स पे ऑफ कर देंगे, तो वो शॉर्ट टर्म हो गई। लॉन्ग टर्म मींस वो लाइबिलिटीज जो एक लंबे टाइम के लिए चलने वाली है मेरी, लाइक बैंक से मेरा लोन। ठीक है, तो वो मोर देन 12 मंथ्स होता है, इसीलिए हम उसे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बोलते हैं, और यहाँ भी यही अजम्पशन लग रही है। तो आप ये लिख लो, फिर हम आगे चलते हैं, दूसरा अजम्पशन देखते हैं। तो अब हमारा गोइंग कंसर्न अजम्पशंस जो था, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हमने वो कंप्लीट किया, और हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, सेकेंड कंसेप्ट, दैट इज कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी मीन्स व्हाट? कंसिस्टेंसी मीन्स एक जैसा। हम बिजनेस के अंदर कई तरह के मेथड लगाते हैं अकाउंटिंग करने के लिए, उसमें से एक जो है वो है डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन जो है वैसे कंसिस्टेंसी कंसेप्ट बोलता क्या है? कंसिस्टेंसी कंसेप्ट ये बोलता है कि जो भी प्रिंसिपल या मेथड आप अप्लाई कर रहे हो बिजनेस के अंदर, वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, वो हमेशा चेंज नहीं होता रहना चाहिए। क्यों नहीं चेंज होता रहना चाहिए?
एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन के अंदर दो मेथड होते हैं, एक होता है SLM, इसे बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन हर साल इक्वल चार्ज होती है, ठीक है। और एक होता है WDV, ये सब हम डिटेल, इसके ऊपर पूरा चैप्टर है और ये हम डिटेल में पढ़ेंगे आज, ठीक है। अभी बस एग्जांपल समझने के लिए मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। WDV, इसमें डेप्रिसिएशन जो इनिशियल ईयर होता है हमारा, वहां बहुत ज्यादा चार्ज होता है और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कम होता जाता है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, XYZ एंड कंपनी। इनका जो सेल्स है पर मंथ 10,000 का होता है, ठीक है। और जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो समझ लो 6,000 आता है। तो इनको, इस टर्म को क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट 4,000 का हो रहा है, ठीक है। ये इनका ईयर चल रहा है, सपोज 24-25 मीन्स 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25 तक। एग्जाम्पल को शॉर्ट रखने के लिए कोई और एक्सपेंस इनका अभी नहीं है, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन लगाते हैं। सपोज इनके पास एक मशीन है जो 10,000 की है और वो 10 साल चलने वाली है, ठीक है। अगर वो मशीन 10 साल चलने वाली है तो उसका 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा, कितना होगा, यहां हम लगा रहे हैं SLM मेथड। डेप्रिसिएशन आएगा 1,000 रुपए, कॉस्ट है 10,000, लाइफ 10 ईयर। तो डेप्रिसिएशन मेरा आया 1,000 रुपए, मेरा प्रॉफिट निकला 3,000 रुपए, ठीक है। अब सपोज नेक्स्ट ईयर 25-26 ईयर में XYZ कंपनी क्या सोचती है कि जो हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड में वो हमारे लिए सूटेबल नहीं है। सूटेबल क्यों नहीं है? बिकॉज उन्हें लगता है कि जो हम मशीन से प्रोडक्शन ले रहे हैं वो इनिशियल ईयर में बहुत ज्यादा यूज हो रही है और कुछ सालों बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद ये मशीन कम यूज होगी, बिकॉज वो उसमें कोई नई चीज लगाने वाले हैं या कुछ उनका आइडिया है या इनोवेटिव करेंगे या अपना वो प्रोडक्ट चेंज करने वाले हैं, ठीक है। तो उन मैनेजमेंट का ये डिसीजन है कि हमारा जो कंजम्पशन है, यूसेज है मशीन का, वो इनिशियल ईयर में बहुत ज्यादा है। अगर किसी चीज का यूसेज इनिशियल ईयर में बहुत ज्यादा है, मतलब वो खर्च हो रही है बहुत ज्यादा, तो मैनेजमेंट डिसाइड्स कि हम WDV लगाएंगे, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। तो
कीपिंग एवरीथिंग सेम, वो बोलते हैं कि हम WDV लगाएंगे एट द रेट 20% ऑफ 10,000। तो अभी सपोज यहाँ पे हमारे 1,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लग चुका है ऑलरेडी 24-25 में, 24-25 में 1,000 का डेप्रिसिएशन मैं लगा चुका हूँ, तो 9,000 की मशीन मेरे पास बची हुई है। तो इसका एट द रेट 20% कितना आएगा, 1,800। ठीक है, तो मैनेजमेंट सोचती है कि हम 25-26 में 1,800 का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ओके, तो मेरा सेल्स अभी भी इतना ही हो रहा है पर मंथ, नेक्स्ट ईयर में मान लो 10,000 का। कॉस्ट ऑफ सेल्स मेरा अभी भी 6,000 है और मेरा ग्रॉस प्रॉफिट अभी 4,000 है। एंड नाउ माई depreciation is 1,800। तो मेरा प्रॉफिट कितना निकल के आएगा, 2,200। अब देखो यहाँ पे 2,200 का प्रॉफिट निकल के आया। तो जब मैंने मेथड चेंज किया, जब SLM से WDV किया, तो इसमें क्या हुआ, मेरा प्रॉफिट जो है डिक्रीज हो गया। अब कोई आउटसाइडर अगर इस चीज को देखता है कि एक कंपनी 24-25 में प्रॉफिट 3,000 कमा रही थी और 25-26 में 2,200 कमा रही है, इसका मतलब इसका प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है, ये कंपनी अच्छी नहीं है। ठीक है, एक आउटसाइडर ये इससे अज्यूम कर लेगा। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट ये बोलता है कि हम जो भी मेथड अप्लाई कर रहे हैं वो हम मेथड कंसिस्टेंट रखेंगे, हम हर साल उसे चेंज नहीं करेंगे, वो मेथड सेम रहेगा। ठीक है, इन केस हमें, जैसे इस केस में मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि हमारा जो मशीनरी का कंजम्पशन है वो इनिशियल ईयर में ज्यादा होगा और लास्ट के ईयर में कम होगा, तो ये मैनेजमेंट का डिसीजन है और बिजनेस जो इनका नेचर ऑफ बिजनेस है वो ऐसा है। तो क्या अकाउंटिंग में हमने एक फीचर पढ़ा था अकाउंटिंग प्रिंसिपल का कुछ देर पहले, कि अकाउंटिंग जो है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी मिली है कि हम अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग अपने मेथड को चेंज कर सकते हैं, बट उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, हमें एक डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि भाई हमने ये जो मेथड है हम पहले ये अप्लाई कर रहे थे और हमने अभी ये मेथड अप्लाई किया है इस साल, तो हमने मेथड चेंज कर दिया है। क्यों चेंज किया है वो मैनेजमेंट लिख के देगी कि हमारा कंजम्पशन इनिशियल ईयर में ज्यादा है और लास्ट के ईयर में कम है, तो हमने ये मेथड चेंज किया, एक रीजन देगी मैनेजमेंट। ठीक है, और उसका इम्पैक्ट उस मेथड को चेंज करने का इम्पैक्ट क्या पड़ा है वो भी मैनेजमेंट बताएगा। ठीक है, जैसे मेरा इम्पैक्ट जो है वो पहले 1,000 का डेप्रिसिएशन था और अभी 1,800 का डेप्रिसिएशन है, तो मैनेजमेंट अपने नोट्स में लिख के देगा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं उसके नोट्स जो अकाउंट्स होते हैं उस नोट्स में लिख के देगा कि हमारा जो इम्पैक्ट है, हमारा डेप्रिसिएशन 800 रुपीज से बढ़ गया है। ठीक है, तो अभी जो यूजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, जो यूजर उसे यूज कर रहा है, नाउ ही नोस कि प्रॉफिट मेरा कम नहीं हुआ है, बट मेथड चेंज होने की वजह से वो 800 रुपए का इम्पैक्ट इसमें आया है। मीन्स कंपनी इज गुड, कंपनी इज नॉट गोइंग डाउन, कंपनी इज मेंटेनिंग इट्स प्रॉफिट और इट्स गोइंग अप।
ठीक है, तो अभी ये एग्जाम्पल आप नोट करो, मैं इसे लिखाता हूं। हाँ तो बच्चों, जो अभी हमने कंसिस्टेंसी कंसेप्ट समझा, आपके सामने भी ये लिखा हुआ है। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट मीन्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स should remain consistent from one year to another. Remain consistent means एक जैसा रहना चाहिए from one year to another, ठीक है। उससे क्या होता है, कंसिस्टेंट रखने से क्या होता है, जैसे हमने अपने एग्जाम्पल में समझा कि जो एंटिटी है उसने एक साल 3000 का प्रॉफिट किया था और एक साल 2200 का प्रॉफिट किया था। तो अगर हम उसे कंपेयर कर रहे थे तो हमें दिख रहा था कि एंटिटी जो है डाउन, नीचे की तरफ जा रही है, बिकॉज प्रॉफिट कम हो रहा है उसे, ठीक है। तो इट एंश्योर वी मेक कंपेरेबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बेटर डिसीजन कंक्लूजन मैनेजमेंट कैन मेक, ठीक है। कंपेरेबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स व्हाट, वो कंपेरेबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद इन एंटिटी हो सकता है फ्रॉम प्रीवियस ईयर, जैसे हम 24-25 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 25-26 से कंपेयर कर रहे थे, तो विद इन एंटिटी वो अपने प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर कर सकते हैं, या फिर विद अदर एंटिटीज, हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में और किसी कंपनी के साथ अगर हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या मेरे को प्रॉफिट कंपेयर करना है, सपोज मैंने 1000 करोड़ कमाया और मेरी पीयर कंपनी जैसे टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स ने 1000 करोड़ कमाया और मारुति ने मान लो 500 करोड़ कमाया, ठीक है, इस साल। फिर नेक्स्ट ईयर अगर टाटा मोटर ने कोई मेथड चेंज कर दिया और उसकी वजह से उसका प्रॉफिट बढ़ गया, सपोज 1500 करोड़ हो गया, और मारुति के जो मेथड्स सारी चीजें सेम रही और उनका प्रॉफिट अभी 1200 करोड़ हो गया, तो अभी हम ये कंपेयर करके नहीं बोल सकते कि मारुति अभी भी टाटा मोटर्स से नीचे है, ठीक है, क्योंकि माइट भी जो टाटा मोटर ने मेथड चेंज किया है वो उसकी वजह से उसके प्रॉफिट बढ़ गए हों, ठीक है। तो हम विद अदर एंटिटीज जो हम कंपैरिजन एक करते हैं, और हम कंपैरिजन करने ही क्यों जा रहे हैं, क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो कुछ डिसीजन या कंक्लूजन विड्रॉ करते हैं जिनसे वो बिजनेस जो उन्हें कैसे रन करना है, उन्हें अपनी कैसे सेल बढ़ानी है, वो डिसीजन लेते हैं। तो वो बेटर डिसीजन ले पाएंगे अगर हमारे कंपेरेबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे तो, ठीक है। हमने एग्जाम्पल लिखे थे कि क्या एग्जाम्पल होंगे अपने मेथड्स के, लाइक डेप्रिसिएशन, स्टॉक वैल्यूएशन, प्रोविजंस। स्टॉक हमने पढ़ा था, स्टॉक क्या होता है, उसका वैल्यूएशन हम आगे पढ़ेंगे। प्रोविजंस मतलब कि हम कुछ प्रोविजन बनाते हैं, लाइक हमारा ये खर्चा फ्यूचर में होने वाला है तो आज हम उसके लिए प्रॉफिट अलग से निकाल के रखते हैं, ये भी डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल, वो हम चेंज कर सकते हैं, तो इट कैन बी चेंज्ड इफ लीड टू बेटर डिस्क्लोजर ऑफ प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन। ये चेंज हो सकता है अगर बेटर डिस्क्लोजर हो रहा हो, उससे हम कोई चीज, किसी चीज को हम बेटर डिस्क्लोज कर पा रहे हैं, हम अपने प्रॉफिट को और अच्छे से दिखा पा रहे हैं, या फिर हम कोई एक्सपेंस को बहुत अच्छे से दिखा पा रहे हैं, तो बेटर डिस्क्लोजर, या फिर हमारा प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन है बहुत अच्छे से निकल के आ रहा है। जैसे अभी पिछले वाले एग्जांपल में मैनेजमेंट ने अपना डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज किया तो उससे उनका प्रॉफिट जो है वो बेटर पोजीशन में दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इनिशियल ईयर में वो मशीन ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो उनका प्रॉफिट कम होना चाहिए एक्चुअल में, और जब लास्ट के ईयर में मशीन का कंजम्पशन कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ के दिखेगा, तो बेटर डिस्क्लोजर हो रहा है। जब हम कोई भी मेथड या कोई चीज चेंज करते हैं तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करने वाले को हमें एक इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, उसे क्या बोलते हैं, फुट नोट। फुट नोट में हम क्या देते हैं, नेचर एंड इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑफ मेथड। नेचर मीन्स व्हाट, हमने क्या चेंज किया है, किस टाइप का चेंज किया, हमने डेप्रिसिएशन में चेंज किया है, नेचर। एंड इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑफ मेथड, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। तो मैनेजमेंट यहाँ बोल सकती है कि हमारा डेप्रिसिएशन इंक्रीज हो गया है, इफेक्ट, ठीक है।
और जस्टिफिकेशन फॉर द चेंज, उसका जस्टिफिकेशन क्या है, क्यों चेंज किया आपने, क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट का ये मानना है कि हमारा कंजम्पशन इनिशियल ईयर में ज्यादा होगा, इसलिए उन्होंने चेंज किया। ठीक है, तो यहाँ पे आके हमारा कंसिस्टेंसी कंसेप्ट खत्म होता है। अब क्योंकि क्लास और ज्यादा लंबी ना खींचे, हम आज की क्लास यही खत्म करते हैं। हमारा एक और कंसेप्ट जो बचा है, जो मेन कंसेप्ट है, वो है अक्रूवल कंसेप्ट, जो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, और बाकी सारे कंसेप्ट भी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आप इसे रिवाइज करके आइए। ठीक है, तो आज हम क्लास यही खत्म करते हैं। गुड बाय।